रोटरी क्लब फैजाबाद और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विषय पर आयोजित इस राष्ट्रीय वेबिनार में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संबद्ध प्रोफेसर रविशंकर सिंह जी, यशस्वी कुलपति डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या, पहले तो आपको बहुत बधाई इस विश्वविद्यालय का नेतृत्व करने के लिए। आप निरंतर सफल हों और इस विश्वविद्यालय को ऊंचाइयों के शीर्ष तक ले जाएं, इसके लिए हमारी शुभकामनाएं। इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे और इसके लिए मुझसे संपर्क करने वाले प्रोफेसर एस एन शुक्ल जी, रोटेरियन श्री के श्रीवास्तव जी, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटरी क्लब, डॉक्टर गीतिका श्रीवास्तव जी, रोटेरियन अमित दिवाकर जी, रोटेरियन नीरज श्रीवास्तव जी, प्रोफेसर राजीव मनोहर जी, श्री अमित दिवाकर जी, प्रोफेसर अब्दुल साबान जी, नीरज श्रीवास्तव जी, प्रोफेसर अजय कुमार शुक्ला जी, मयूरेश चतुर्वेदी जी और साजन अग्रवाल जी। इसके अतिरिक्त वे सभी महानुभाव देवियों सज्जनों जो आज के इस कार्यक्रम में इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संबद्ध हैं, प्रतिभागी के रूप में, श्रोता के रूप में, दर्शक के रूप में अथवा जिस किसी भी रूप में, इस विश्वविद्यालय के सभी यशस्वी शिक्षकगण, इससे संबंधित महाविद्यालयों के प्राचार्यगण और सभी शिक्षकगण, अन्य सभी महानुभाव, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि एक महत्वपूर्ण विषय पर जिसका प्रसार और जिसके बारे में जन सहभागिता अत्यंत आवश्यक है, वेबिनार आयोजित है और इसमें सहयोग किया जा रहा है रोटरी क्लब फैजाबाद के द्वारा। रोटरी क्लब अर्थात अंतर्राष्ट्रीय सेवा संगठन। हम लोग बहुधा इस विषय पर चर्चा करते हैं कि कोई भी नीति तब व्यापक होती है, सर्वग्राह्य होती है और उसमें रुचि बढ़ती है जब सामाजिक संगठन भी इसमें भागीदारी करते हैं। मैं पहली बार देख रहा हूँ कि एक सामाजिक संगठन इतने उत्साह के साथ इस विषय को विवेचित करने के लिए अपना सहयोग कर रहा है, अपना योगदान कर रहा है। इसके सभी कर्ता धर्ता जो आज के कार्यक्रम से संबद्ध हैं, आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। मैं माननीय कुलपति जी को सुन रहा था, बहुत अच्छे विचार शिक्षा नीति को लेकर के। जहाँ तक इस शिक्षा नीति का प्रश्न है, पहली बार एक ऐसी शिक्षा नीति हम लोगों के सम्मुख है, हम लोगों के पास है और जिसका क्रियान्वयन का चरण अब आरंभ हो चुका है, जिसे हम सर्व समावेशी शिक्षा नीति कहते हैं। एक ऐसी शिक्षा नीति जिसमें आधार से आकाश तक पहुंचने का विधान है, अर्थात भूगर्भ से लेकर अंतरिक्ष तक जितनी भी विधाएं हैं, विद्याएं हैं, विचार हैं, सबके बारे में इसमें ध्यान दिया गया है। इसीलिए कहा जाता है इसमें धर्म, दर्शन, अध्यात्म, कला, साहित्य, ज्ञान, विज्ञान सभी क्षेत्रों में प्रवीणता के लिए पर्याप्त अवसर है। इसीलिए कहा जाता है इसको कि यह सर्वोन्नति का सूत्र भी है और स्रोत भी है। न केवल इतना ही, इसमें जड़ को जगत से जोड़ने का विधान है, मनुष्य को मनुष्यता के शिखर तक ले जाने का विधान है। और भारत की जो परंपरा है, जिसे कहते हैं ज्ञान परंपरा, बोध परंपरा और चिंतन परंपरा, तीनों की त्रयी को जोड़ लें तो भारत की सनातन व्यवस्था को अर्थात सनातनता को सामयिकता और आधुनिकता से कनेक्ट करने का, जोड़ने का इसमें विधान है। और कह सकते हैं कि भारतीय परंपरा को वेगवान बनाने की विशेष व्यवस्था इसमें है। केवल इतना ही नहीं कि हम जड़ को जगत तक ले जाएं, हमारे पास बहुत कुछ आंचलिक ज्ञान है। इसीलिए पहली बार शिक्षा नीति में उन लोगों के ऊपर भी विचार किया गया है जिन्हें कभी हम वंचित समूह के लोग कहते हैं। लैंगिक समानता पर विशेष बल है। बहुत पहले माननीय मोदी जी, जो इस समय वैश्विक फलक पर महानायक के रूप में सम्मानित हैं, समादृत हैं और स्वीकार्य हैं, उन्होंने एक बार कहा, पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां। तो इसमें इसका भी ध्यान रखा गया है
कि हिंदुस्तान का या दुनिया का बेहतर अर्धांश शिक्षा के माध्यम से उस मुकाम तक पहुंचे जो उनका अधिकार है, जो उनका अभिष्ट है। जनजातीय अंचल के लोग भी शिक्षा के माध्यम से विकास की मुख्य धारा में आगे बढ़ें। विकास की धारा तो उनके पास पहुंच ही रही है और आगे बढ़ें, इसकी व्यवस्था की गई है। इसलिए विशेष प्रक्षेत्र बनाने का विधान, विशेष उसके लिए कोष निर्मित करने का विधान पहली बार शिक्षा नीति में सम्मिलित किया गया है। एक ऐसी शिक्षा नीति जिसमें प्राथमिक स्तर से लेकर के और अनुसंधान के स्तर तक, आप कह सकते हैं प्राथमिक पाठशाला से लेकर अनुसंधान शाला तक समन्वित शिक्षा की व्यवस्था है। पहली बार आंगनबाड़ी से लेकर और विश्वविद्यालयों को इसमें जोड़ने की व्यवस्था की गई है, अर्थात एक सूत्रता है। इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं, जो इसके मानक हैं उस पर आप विचार करें तो पहली विशेषता तो इसकी समग्रता की है। सारे विषयों को, जो भी ज्ञान विज्ञान के विषय हैं, इसमें समाहित किया गया है। फिर इसमें इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स हैं, सभी विषय एक दूसरे से संबद्ध हों, इसका इसमें ध्यान रखा गया है। समावेशी हो, इंक्लूसिव, जिसका आशय है कि इस देश में जहाँ कहीं भी जिस प्रकार के लोग हैं उनको शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत लाया जाए। पहली बार श्रम की महत्ता शिक्षा नीति में स्वीकृत है और जिसके चलते वे लोग जो अभी तक शिक्षा का लाभ नहीं ले पाए, अब शिक्षा नीति के माध्यम से उसका लाभ ले सकेंगे। इतना ही नहीं, यह भविष्योन्मुखी है, अर्थात न केवल हम बेहतर बनाने जा रहे हैं वर्तमान को, अपितु हमारा भविष्य चमत्कृत हो, इसके लिए भी इस शिक्षा व्यवस्था में योजना है। हम सब जानते हैं कि आज का समाज ज्ञान आधारित समाज है, इसे नॉलेज सोसाइटी कहते हैं। नॉलेज सोसाइटी में हमारी पहुंच कैसी हो, यह हमेशा से विचारणीय रहा है। इसीलिए जितना भी मानक है आगे बढ़ने का, चाहे कला के क्षेत्र में हो, लिबरल आर्ट्स पर इसमें ज़्यादा ध्यान दिया गया है। 64 प्रकार की कलाओं का उल्लेख हमारे शास्त्रों में है और ज्ञान विज्ञान की जितनी विधाएं हैं सबको एक में जोड़ने की व्यवस्था की गई है। केवल विधि का अध्ययन और चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन इस समेकित शिक्षा प्रणाली से बाहर रखा गया है। इसमें समावेश है प्राथमिक पाठशाला से लेकर के उच्च शिक्षा तक, बहुत कुछ बातें इसमें की गई हैं। प्राथमिक स्तर पर आंगनबाड़ी को इसमें लाया गया, 5+3+3+4 की व्यवस्था दी गई। अंक, अक्षर, भाव और व्यवसाय की कैसे जानकारी हो सकती है, इसका निरूपण, निर्धारण, निर्देशन प्राथमिक स्तर पर किया गया। पहली बार शिक्षा नीति में व्यवस्था दी गई कि प्राथमिक स्तर पर और स्कूली स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होगी। त्रिभाषा सूत्र और साथ में संस्कृत के प्रति विशेष लगाव इस शिक्षा नीति की विशेषता है। हम आप सभी जानते हैं कि हमारे चिंतन का प्रवाह हमारी मातृभाषा में अथवा परिवेश की भाषा में बेहतर तरीके से होता है। कभी कभी भाषा की समस्या के चलते स्कूली शिक्षा तक जाते जाते ड्रॉप आउट के केसेस बहुत ज़्यादा हो जाते थे। इसलिए शिक्षा नीति में नियोजन है कि मातृभाषा में शिक्षा दिया जाए और एक विद्यार्थी अपनी मातृभाषा के साथ ही इस देश की अन्य किसी भाषा के बारे में भी जानकारी ले और इससे सोशल कोहेरेंस होता है, सामाजिक सामीप्य और अंतर्मिलन जिसे कहते हैं। साथ ही साथ जो ड्रॉप आउट केसेज हैं यह रुकेंगे। इसलिए योजना है कि 2030 तक प्राथमिक और स्कूली स्तर पर एनरोलमेंट का जो प्रतिशत है उसे 100 तक कर दिया जाए, यानी 100% नामांकन। उच्च शिक्षा के लिए इसकी व्यवस्था है कि 2035 तक अभी जो 26.4% नामांकन है इसे बढ़ाकर 50% कर लिया जाए। मेरा आशय सिर्फ इससे है कि इस शिक्षा व्यवस्था में इस देश के सभी युवाओं को लाया जाए। जो अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं उनको भी जोड़ने की व्यवस्था की जाए। अभी मैं चर्चा सुन रहा था, संभवतः शुक्ला जी ही कह रहे थे कि स्नातक स्तर पर मल्टीपल एंट्री एग्जिट पॉइंट है और जिसमें सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा और
ग्रेजुएशन का विधान है। ऐसा इसलिए है कि इसमें पहली बार विषयों का विकल्प विद्यार्थियों को दिया गया। अभी तक हम विषय समूह विद्यार्थियों के सामने रखते थे, लेकिन अब हमने ओपन कर दिया कि जितने विषय हैं, विज्ञान के, कला के, साहित्य के, अभियांत्रिकी के, वाणिज्य के, सबको एक साथ रखा जाए। विद्यार्थी अपनी रुचि के विषय पढ़ सकता है। साथ ही जैसे कोई अभियांत्रिकी पढ़ रहा है, 2 पेपर अभियांत्रिकी का है तो एक म्यूजिक पढ़ सकता है। इतिहास संस्कृत पढ़ रहा है तो एक मेटलर्जी का पेपर पढ़ सकता है, वनस्पति शास्त्र पढ़ सकता है। अर्थात ये चयन की स्वतंत्रता होगी इस आधार पर कि पहले वर्ष ही कोई ऐसा पाठ्यक्रम पढ़ ले विद्यार्थी कि उसको आजीविका का अवसर मिल सके। सर्टिफिकेट के बाद अगर वो छोड़ के जाना चाहता है, जाके कोई आजीविका का साधन प्राप्त करे, 1-2 साल नौकरी करने के बाद उसे लगता है नहीं पुनः पढ़ना चाहिए, वो आए फिर से पढ़ाई करे, पढ़ाई उसकी ब्रेक नहीं मानी जाएगी। पहले साल की क्रेडिट उसकी सुरक्षित रहेगी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में, डिजी लॉकर में, तो उसकी क्रेडिट जुड़ जाएगी। फिर वो डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है, डिग्री प्राप्त कर सकता है। अर्थात यह व्यवस्था स्नातक स्तर पर है। इसका दूसरा आशय यह है कि अभी तक हमने विषयों का विकल्प दिया था विद्यार्थियों को, अब हमने व्यवसाय का भी विकल्प दे दिया कि एक विद्यार्थी एक प्रकार की नौकरी करने के बाद अगर संतुष्ट नहीं है तो आगे पढ़कर दूसरी नौकरी कर ले, उससे संतुष्ट नहीं है उसे बेहतर नौकरी कर ले। अर्थात अब आजीविका का विकल्प भी विद्यार्थी के सामने होगा। मूल्यांकन की प्रक्रिया में भी परिवर्तन किया गया है। पहले केवल शिक्षक ही विद्यार्थी का मूल्यांकन करते थे, विद्यार्थी अब स्वयं अपना मूल्यांकन करेगा, उसके मित्र भी उसका मूल्यांकन करेंगे। अर्थात अच्छे मित्र बनाना भी अब आवश्यक हो गया है। हालांकि जो प्रतिस्पर्धा होती है पढ़ाई में, इसमें ग्रुप स्टडी का बहुत महत्व होता है। इसके लिए भी एक विधान किया गया है, यह भी कि विद्यार्थी केवल अपने पाठ्यक्रम को ही, अपने विश्वविद्यालय को ही, अपने परिवेश को ही समझ के न रह जाए। इसलिए उसे भ्रमण के लिए भी कहा गया कि वह देश में भ्रमण भी करेगा। भ्रमण करने से देश के हर क्षेत्र के बारे में उसके पास सम्यक जानकारी होगी और भ्रमण करने से जो राष्ट्रीय एकता है और भी ज़्यादा सशक्त होगी। जो सामाजिक विन्यास है, विभिन्न अंचल की जो संस्कृतियां हैं, सामाजिक संगठन का स्वरूप है, इसे जानने में सुविधा मिलेगी। क्योंकि इस शिक्षा पद्धति में, जो हमारी नई शिक्षा नीति है, भारत की सांस्कृतिक चेतना को भी उभारने का प्रयास किया गया है। इस सांस्कृतिक चेतना में लैंगिक समानता है, प्रकृति बंधन है, अपने परिवेश को समझना है, उत्सव धर्मिता है। इस सब के लिए भी विधिवत स्थान इस शिक्षा नीति में है। विशेष आग्रह है रिसर्च के प्रति कि क्वालिटी रिसर्च होनी चाहिए, गुणवत्तापरक अनुसंधान, जिसका आशय है तथ्यपरक होना चाहिए, तत्वपरक होना चाहिए, विश्लेषण युक्त होना चाहिए और यह समाजोपयोगी होना चाहिए। ऐसे रिसर्च हों जो समाज के काम आए और जिसमें भविष्य के लिए निश्चित दिशा निर्देश हों। क्वालिटी रिसर्च इज एसेंशियल फॉर क्वालिटी एजुकेशन एंड क्वालिटी इंस्टीट्यूशन। गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए और गुणवत्तापरक संस्थान के लिए गुणवत्तापरक शोध बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जिस विश्वविद्यालय से यह कार्यक्रम इस समय संचालित हो रहा है, उसके पास बहुत सारे महाविद्यालय हैं। महाविद्यालयों के बारे में भी शिक्षा नीति में बहुत अच्छी योजना है कि अगले 15 साल में सारे महाविद्यालय इस तरह से अपनी क्षमता को विकसित कर लें कि वह ऑटोनोमस कॉलेज बन जाएं, डिग्री देने वाले कॉलेज बन जाएं। उनके पास ये क्षमता आ जाएगी। क्रमशः इसके लिए कुछ तैयारियां उनकी होनी है, विश्वविद्यालयों के भी, महाविद्यालयों की। और नहीं जो ऐसी क्षमता अर्जित कर सकेंगे वह कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज बनेंगे। अर्थात अब एफिलिएटेड कॉलेजेस की जो विधा है यह समाप्त हो जाएगी 15 साल के बाद। तो महाविद्यालयों को भी बहुत तेज़ी से प्रगति करना है और इसके लिए गुणवत्तापरक शिक्षा बहुत ज़्यादा मायने रखती है। इस शिक्षा नीति के 5 स्तंभ हैं। पहला है एक्सेसिबिलिटी, अर्थात इसकी पहुंच सब जगह होनी चाहिए, सार्वदेशिक पहुंच हो, देश के कोने कोने में शिक्षा नीति पहुंचे और हर व्यक्ति इसका लाभ ले सके, इस शिक्षा नीति तक उसकी पहुंच हो सके। और इसीलिए ब्लेंडेड मोड के एजुकेशन पर बल दिया गया है, जिसके माध्यम से विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में आजकल अध्यापन का कार्य चल रहा है। अर्थात ऑफलाइन अध्यापन और ऑनलाइन अध्यापन दोनों के बारे में
बहुत ज़्यादा आग्रह है, ध्यान भी है, और इसी से एक्सेसिबिलिटी का जो लक्ष्य है वह पूरा होगा। दूसरा इसका स्तंभ है इक्विटी, समानता, संवेशन, जो डिजिटल गैप है इसको दूर करने का भाव है, या किसी भी प्रकार का विभेद खत्म हो यह देखना है इसमें, अर्थात न्यायसंगत शिक्षा व्यवस्था देश में सुलभ कराई जाएगी। तीसरी इसकी विशेषता है कि क्वालिटी पर विशेष ध्यान है, इसका आधार स्तंभ है। गुणवत्ता परक शिक्षा, चाहे प्राथमिक स्तर हो या अनुसंधान के स्तर पर पहुंचना हो, सर्वत्र गुणवत्ता का ध्यान रखा जाएगा। केवल हम डिग्री ले रहे हैं ये इसका आशय नहीं है। हमारे ऊपर परीक्षा में बहुत ज़्यादा अंक पाने का दबाव अब इस पद्धति में नहीं है। हम प्रतिस्पर्धा के लिए बिल्कुल एकाकीपन जीवन जिएं, इसका विधान नहीं है। हम गुणवत्ता परक शिक्षा प्राप्त करें जिससे जीवन में हम आत्मनिर्भर बने और जो हमारा लक्ष्य है, अभिष्ट है, वहाँ तक पहुँचने में हम सफल हो सकें। इसका एक स्तंभ है एफोर्डेबिलिटी, वहनीयता, अर्थात बहुत महंगी शिक्षा नहीं होगी, सभी के पहुँच में होगी शिक्षा, आरंभ से लेकर और शिखर तक। ये इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहा करते थे कि शिक्षा और चिकित्सा तो राज्य का दायित्व है। पहली बार राष्ट्र ने इसे स्वीकार भी किया है कि कम से कम व्यय में अधिक से अधिक और उच्च से उच्चतर, उच्चतर से उच्चतम शिक्षा प्राप्त की जा सके। और आखिरी स्तंभ है इसका अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही निर्धारित की गई है संस्थान के लिए और जितने स्टेक होल्डर्स हैं, विद्यार्थी के लिए, शिक्षक के लिए, जो भी इससे जुड़े हैं, जो विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी हैं, सबके लिए एक जवाबदेही निश्चित की गई है। और ऐसा इसलिए कि इसी के माध्यम से जो संकल्प है राष्ट्र को सर्वसमर्थ बनाने का, उसे हम सिद्ध कर सकेंगे। अर्थात संकल्प से सिद्धि की ओर ले जाने वाली यह शिक्षा नीति है। हम ऐसा कर सकें, इसके लिए कुछ तैयारियां आवश्यक हैं। ये तैयारियां 4 प्रकार की हैं। पहला है इंस्टीट्यूशनल रेडीनेस, दूसरा है फैकल्टी रेडीनेस, और तीसरा है स्टूडेंट्स रेडीनेस, चौथा है लाइब्रेरी रेडीनेस। इंस्टीट्यूशनल रेडीनेस का आशय है कि हमारे पास वह इंफ्रास्ट्रक्चर हो जिसमें हम दोनों तरीके से अध्यापन का कार्य कर सकें, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। स्मार्ट क्लासेस पर्याप्त हों, वर्चुअल क्लासरूम्स हों, हमारे जो लैब्स हैं यह बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हों, खेलकूद के जो जिम हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हों, नेचुरल वाटर रिसोर्स हो हमारे पास, स्वच्छ कैंपस हो। ये सब हमारी तैयारियां हैं जो एक इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं। क्लासरूम्स हों पर्याप्त, विद्यार्थियों को हर प्रकार की असुविधा से बचाने के लिए उनके बैठने की अच्छी सुविधा हो, जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं उनके लिए अच्छी सुविधा हो, जो बाहर से गेस्ट आते हैं, क्योंकि पहली बार इसमें गार्जियंस के लिए भी विचार किया गया है, गार्जियन आते हैं तो उनके लिए भी अच्छी व्यवस्था हो। समाज और संस्था दोनों के बीच पारस्परिक तालमेल हो, इंडस्ट्री और एकेडमिया दोनों के बीच बेहतर तालमेल हो, इसका इसमें ध्यान रखा गया है। तो इस तरह से यह शिक्षा नीति पूर्णतः भविष्योन्मुखी है और उसको ध्यान में रख के इसकी तैयारी की गई है। जहाँ तक फैकल्टी रेडनेस का प्रश्न है कि हमारे जितने भी शिक्षक गण हैं सभी दक्ष हैं अपने अपने क्षेत्र में, सभी उद्यमशील हैं, तो उनके लिए व्यवस्था की गई है। एक ब्लेंडेड मोड का एजुकेशन चल रहा है इस समय, तो जो तकनीक है उसमें उनकी दक्षता हो, पारंगत हो, कंप्यूटर स्मार्टफोन से यूज टू हो, कोई दिक्कत ना आए, इंटरनेट का व्यापक प्रयोग कर सके, सम्यक प्रयोग कर सके और अपने विद्यार्थियों के लिए कंटेंट अपलोड कर सके। कंटेंट का आशय नहीं कि जो प्रकाशित पुस्तकें हैं उसका कोई पेज लगा दें, स्वयं तैयार करें, क्योंकि संवाद शिक्षण व्यवस्था का सबसे बड़ा सूत्र है और वह संवाद शिक्षक की भाषा में होता है। अपनी भाषा में, अपनी जानकारी से, अपनी तैयारी से वो कंटेंट तैयार करें, विद्यार्थियों तक पहुंचाएं, फिर विद्यार्थियों से संवाद भी करें डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो इससे माना जाएगा कि हमारे जितने शिक्षक हैं, आचार्य हैं, वह तैयार हैं नई शिक्षा नीति को नियोजित और व्यवहारित करने के लिए, क्योंकि शिक्षा नीति में परिकल्पना, प्रक्रिया, व्यवहार और विस्तार का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है और यह सब तो शिक्षक लोगों के माध्यम से ही हो सकता है। एक तैयारी है जिसे स्टूडेंट्स रेडीनेस कहते हैं कि विद्यार्थी भी तैयार होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए, उसकी अभिरुचि होनी चाहिए। इसके साथ ही
वह आगे बढ़ सकेगा। विद्यार्थियों की अभिरुचि पर थोड़ा आगे लाइब्रेरी भी तैयार होनी चाहिए, इसे लाइब्रेरी रेडीनेस कहते हैं। आजकल इंटरनेट की दुनिया है, उस पर बहुत सारी किताबें अब इंटरनेट पर अवेलेबल हैं, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स में ई बुक्स हैं, ई जर्नल्स हैं, अवेलेबल हैं। उससे कितना हम अपडेट हैं अपने को किए हुए, यह देखना है। हमारे पास जितने आर्ट्स ग्रंथ हैं उसकी तैयारी हमारे पास कितनी है, कितने आर्ट्स ग्रंथ हमारे यहाँ, कितने इस समय के ग्रंथ हमारे पास हैं, भविष्य की तैयारियों के लिए कितना हमारे संस्थान में लेखन कार्य चल रहा है, सबको उसमें होना चाहिए। यह भी आवश्यक है कि विद्यार्थी और शिक्षक नियमित रूप से पुस्तकालय में जाएं। जहाँ तक विद्यार्थियों की तैयारी की बात है, विद्यार्थी को ही शिक्षा के सभी चरण पर पहुँचना है और भविष्य अपना उज्जवल करना है, समाज का और राष्ट्र को सम्मानित स्थान देना है वैश्विक मंच पर। इसके लिए 3 आवश्यकताएं विद्यार्थियों के लिए हैं। पहला, उसके अंदर क्यूरियासिटी होनी चाहिए, जिज्ञासा। जिज्ञासा ही ज्ञान की सीढ़ी होती है। हम जितने अधिक जिज्ञासु होंगे उतनी अधिक जानकारी हमारे पास होगी। इसके बाद हमारे अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए, रचनाशीलता, कि हमारी जिज्ञासा निर्माण परक हो, हमारा जो ज्ञान है वह रचनात्मक हो, सबके उपयोग में आए। क्योंकि ध्वंसात्मक ज्ञान नहीं होता, वह मनुष्यता के लिए कलंक होता है। जैसा हमारे विस्तारवादी पड़ोसी राष्ट्र की प्रयोगशाला में ऐसा प्रयोग हुआ जो कोविड-19 के रूप में आज दुनिया में दिखलाई दे रहा। तो प्रयोग रचनात्मक होने चाहिए, इसलिए विद्यार्थी के अंदर रचनात्मकता का भाव हो। और जो सबसे बड़ी चीज़ है विद्यार्थी की तैयारी के लिए, उसे कमिटमेंट कहते हैं। उसके अंदर संकल्पबद्धता होनी चाहिए, तभी जो पर्पज ऑफ एजुकेशन है वह पूरा हो सकेगा। पर्पज ऑफ एजुकेशन है सा विद्या या विमुक्त है। विष्णु पुराण में लिखा है कि विद्या वही है जो हमें वर्जनाओं से, संकीर्णताओं से और अभावों से मुक्त कर दे। तभी उस दर्शन को हम लागू कर सकेंगे, यथार्थ के धरातल पर देख सकेंगे और जो पर्पज ऑफ एजुकेशन है उसे पूरा कर सकेंगे। पर्पज ऑफ एजुकेशन है सर्वोन्नति, विद्यार्थी का भी, समाज का भी और राष्ट्र का भी। इतनी बातें जरूर होनी चाहिए। विद्यार्थी और संस्थान और शिक्षक, ये 4 के लिए, 3 के लिए 4 और आवश्यकताएं हैं। इंक्वायरी, डिस्कवरी, डिस्कशन और एनालिसिस। इस 4 के माध्यम से विद्यार्थी भी ज्ञान के क्षेत्र में प्रवीणता को प्राप्त करता है और शिक्षक को प्रवीणता प्रदान करने में प्रवीण होता है, सक्षम होता है। इसका भी हमें ध्यान रखना है। यह शिक्षा नीति इस तरह से कौशल विकास के लिए उपयोगी होगी। अभी कोविड-19 के दौर में हमारे बहुत सगे संबंधी, भाई बंधु, देशवासी इस देश के विभिन्न स्तरों से लौटे, दुनिया के विभिन्न स्तरों से वापस आए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान दें, इनोवेशन पर ध्यान दें, और सभी के लिए विश्वविद्यालय या महाविद्यालय ही होते हैं। इससे स्किल, रीस्किल, अप स्किल, ये चरण हैं जिनके माध्यम से हम कौशल पूर्ण शिक्षा दे सकेंगे और कोई भी विद्यार्थी जीवन के क्षेत्र में अभाव का अनुभव नहीं करेगा। इसीलिए इसे फ्यूचरिस्टिक कहते हैं। जितने संस्थान हैं शिक्षण के, उनके पास अध्यापन और ज्ञान के सभी विषय हों, सभी विधाएं हों। अभी हमारे देश के विद्यार्थी जो बाहर चले जाते हैं, कुछ ऐसे विषय हैं जो यहाँ नहीं पढ़ाए जाते और हमारे देश के विद्यार्थियों को लगता है कि वहाँ जाकर उन्हें अधिक जानकारी मिल सकेगी। अब वह सभी विधाएं अपने देश में होंगी। इसीलिए माननीय मोदी जी ने कहा, स्टे इन इंडिया, स्टडी इन इंडिया, कि भारत में ही सारी सुविधाएं मिलेंगी विद्यार्थियों को, उनको पढ़ने के लिए, सीखने के लिए और बढ़ने के लिए। इसके लिए अपने माननीय शिक्षा मंत्री जी निरंतर प्रोत्साहित भी करते रहते हैं। फलतः 2 बातें ध्यातव्य होंगी, टैलेंट एंड टेक्नोलॉजी, मैन वर्सेस मशीन। अब हम उस दौर में हैं जहां प्रतिभा और तकनीक दोनों का समन्वय करना है और मनुष्य बनाम मशीन की लड़ाई में मनुष्य को ऊपर रखना है। क्योंकि शिक्षा नीति में कहा गया है कि मनुष्यता के जितने उदात्त गुण हैं, संवेदनशीलता, सहजता, सहिष्णुता, औरों के प्रति सम्मान भाव,
वैज्ञानिक प्रवृत्ति, राष्ट्रीय संपदा के प्रति लगाव, राष्ट्रभक्ति, ये सारे सद्गुण फिर विद्यार्थियों में आ सकेंगे और ऐसा करने के लिए मिशन होना चाहिए। अब विद्यार्थी और शिक्षक समाज दृष्टा भाव में नहीं होगा, अब उसे सृष्टा भाव में आना है, निरंतर क्रियाशील रहना है। यह शिक्षा नीति व्यवहार में रूपांतरित हो, इस देश का सामाजिक आर्थिक रूपांतरण हो, इसके लिए जरूरी है कि नीति अपने पास है, अब इसके लिए हम रणनीति बनाएं, विषयों का नियोजन अभी से कर लें आगे आने वाले विद्यार्थियों के लिए। फिर हम एक रोड मैप बनाएं, दिशा कौन सी तय करनी है, समय टाइम लाइन निर्धारित करें कि कितने समय में हमें करना है, हमारे जो रिसोर्सेज हैं उस पर हम ध्यान दें, तो निश्चित रूप से इस शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में हमें सफलता मिलेगी। कुछ बाधाएं हैं जिस पर आप लोग चर्चा कर रहे थे। एक तो डिजिटल डिवाइड है, इस डिजिटल डिवाइड को कम करना है, जो आधुनिक तकनीकी है इसकी पहुंच सबके पास तक हो, इसलिए केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि आने वाले 5 वर्षों में 40% महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के पास लैपटॉप और टैबलेट वितरित किया जाए, ये योजना के अंतर्गत है भारत सरकार के। फिर जितनी संस्थाएं हैं इनको ICT सुविधा से सुसज्जित किया जाए, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्वास्थ्य सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए, और स्वास्थ्य सुविधाओं पर ध्यान देने के साथ ही साथ हम थोड़ा प्रकृति के समीप भी जाएं। इस कोरोना फेज में देखा गया है कि जो समूह, जो क्षेत्र प्रकृति के ज़्यादा निकट है, वहाँ इस विषाणु का प्रभाव अत्यल्प है, अर्थात अब हमें प्रकृति से सामीप्य बढ़ाना चाहिए। हमारे शास्त्र में लिखा है कोई ऐसी वनस्पति नहीं है जिसमें औषधीय गुण ना हो। मैं जिस अंचल में हूँ यहाँ वनौषधियों का खजाना है, तो इस प्रकार की स्थिति सर्वत्र हो, सब जगह वनस्पतियों के बारे में जो वंदना भाव है हमारे संस्कृति में, उसको हम फिर से निरूपित करें। ई लर्निंग पर विशेष ध्यान दें। टेलीविज़न, रेडियो की पहुँच वहाँ है जहाँ भी स्मार्टफोन नहीं पहुँच पा, तो इंटरनेट की सुविधा के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से ज्ञान विज्ञान की बातें विद्यार्थियों तक पहुँचाई जाएं। और एक समस्या आजकल और है, इस कोविड-19 के फेज में जिसे मानसिक अवसाद कहते हैं, उसके निराकरण के लिए भी शिक्षण संस्थान आगे आएँ। इसके लिए ज़रूरी है रेगुलर काउंसलिंग, इसलिए शिक्षा नीति में विधान किया गया है कि एक ग्रेजुएशन में आने वाला विद्यार्थी अपने शिक्षक के तब तक संपर्क में रहेगा जब तक वह अपने जीवन में सफलता के पथ पर आगे नहीं बढ़ जाएगा, उसे आजीविका प्राप्त नहीं हो जाएगी। इस तरह एक समग्र शिक्षा नीति है जिसके माध्यम से देश को आत्मनिर्भर बनना है। आत्मनिर्भरता का आशय आय और आजीविका के पर्याप्त अवसर, आत्मनिर्भरता का आशय अपनी प्रणाली में विश्वास, आत्मनिर्भरता का आशय आवश्यकता के अनुरूप उत्पादन, गुणवत्ता परक उत्पादन, उत्पादन वितरण में संतुलन और समन्वय, ये सब आशय हैं। और इसके लिए जरूरी है कि हम लघु, सूक्ष्म, मध्यम और यथा आवश्यकता बृहद उद्योगों की स्थापना पर ध्यान दें। जो हमारा लोकल है उसके लिए हम वोकल बने और इस लोकल को ग्लोबल बनाने का प्रयास करें। ऐसा करके हम शिक्षा के माध्यम से राष्ट्र को हर दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने में सफल होंगे। आइए हम सभी मिलकर राष्ट्र को स्वच्छ, स्वस्थ, सफल, समर्थ, सशक्त और ज्ञान की दुनिया का महाशक्ति बनाने में अपना योगदान करें। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।